कंप्यूटर फर्स्ट चैप्टर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर है मतलब कि इस चैप्टर में को ये पढ़ना है कि कंप्यूटर कैसे इंसान के दिमाग में आया कि वो कंप्यूटर बनाए, कौन कौन सी बेसिक कंप्यूटर थे मतलब बेसिक डिवाइसेस थे जिससे फिर आगे चल करके हमारा कंप्यूटर बना। तो सबसे पहले हिस्ट्री जान लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर्स पीपल रिलाइड ऑन देयर ओन इंटेलिजेंस एंड टूल्स टू परफॉर्म कैलकुलेशन। तो एक बार की बात है, एक समय में क्या हुआ था कि वो दुनिया जिसमें कंप्यूटर्स नहीं थी, तो जो लोग होते थे ना वो निर्भर करते थे अपने दिमाग की बुद्धिमत्ता पर और कुछ औजारों पर। कोई भी चीज़ अगर उनको कैलकुलेशन करना पड़ता था, यानी कि चीज़ को जोड़ना घटाना या गुणा भाग करना होता तो वो अपने दिमाग पर निर्भर करते थे, और सबका दिमाग तो एक जैसा होता नहीं है। However, as time passed, the need for faster and more efficient method of computation grew. लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा तो लोगों को ज़रूरत पड़ी बहुत ही तेज़ी से और एकदम सही सही तरीके से हम कैसे कोई चीज़ का कंप्यूटेशन कर सकते हैं। कंप्यूटेशन मतलब गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं। थर्ड द जर्नी ऑफ कंप्यूटर्स बिगेन। तब जा कर के कंप्यूटर की जो शुरुआत है, जो यात्रा की शुरुआत है वो शुरू हो गई। अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो शुरुआत में जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस थे यानी गणना करने वाले जो यंत्र थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले आता है एबेकस। तो एबेकस क्या होता है कि एबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 3000 BC। तो एबेकस पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, यानी पहला ऐसा यंत्र था जो कि गणना के लिए बनाया गया था। इसका चाइना में आविष्कार किया गया था कब? 3000 BC, मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले। Abacus was the first mechanical device for calculations developed in China। जो एबेकस है वो पहला मैकेनिकल डिवाइस था जो कि कैलकुलेशन करता था और इसको चाइना में बनाया गया था। इट वॉज मेड अप ऑफ अ वुडन फ्रेम विथ रॉड्स ईच हैविंग बीड्स। ये एक वुडन फ्रेम से बना था, यानी कि इसका जो साँचा था वो लकड़ी का बना हुआ था जिसमें कुछ रॉड लगे हुए थे और हर रॉड में बीड थे। ये जो आप सर्कल सर्कल देख रहे हैं ना कि वो बीड है, उनको बीड बोला जाता है। एबेकस का फिगर बना हुआ है। इट वॉज यूज टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कुछ जो सिंपल कैलकुलेशन होते हैं, जैसे जोड़ने के लिए, गुणा करने के लिए, सब्ट्रैक्शन माइनस करने के लिए एंड डिवीजन यानी भाग करने के लिए। इट इज स्टिल यूज इन एशिया एंड अफ्रीका। अभी भी एशिया और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूसरी डिवाइस है जिसका नाम है नेपियर्स बोन। दिस डिवाइस वॉज मेड इन 1616 बाई सर जॉन नेपियर। इस यंत्र को सन 1616 ईस्वी में सर जॉन नेपियर के द्वारा बनाया गया था। इट हैड नंबर्स कार्व्ड ऑन बोन्स और स्ट्रिप्स ऑफ वुड्स। इसमें कुछ नंबर लिखे होते थे जो कि हड्डियों के ऊपर उकेरे जाते थे या फिर लकड़ियों की जो स्ट्रिप होते थे या लकड़ी के डंडे के ऊपर उकेरे जाते थे। इट वॉज यूज फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो किसी भी संख्या का किसी भी नंबर को जोड़ना हो, चाहे मल्टीप्लाई करना हो, चाहे माइनस करना हो, चाहे डिवाइड करना हो, चाहे उसका स्क्वायर रूट पता करना हो, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। फिर एक है पास्कल लाइन। इन 1641 ब्लेसी पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर द पास्कल लाइन। तो 1641 में ब्लेसी पास्कल ने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर को आविष्कार किया जिसका नाम था पास्कल लाइन। इट कंसिस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ मूवेबल व्हील्स। अब इसमें ना एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता था और इसमें बॉक्स के ऊपर कुछ पहिए लगे होते थे जो कि घूम सकते थे, ठीक जैसे खिलौने वाला पहिया होता है वैसे ही। इट मूव्ड बी यूज फॉर दोज बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर बट कुड बी यूज फॉर 1000 यूनिट्स। अब ये भी जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब कि जैसे प्लस है, माइनस है, डिवाइड है और मल्टीप्लिकेशन है, इसको वो लोग मतलब कि इससे हम लोग कर सकते थे, लेकिन 1000 डिजिट तक कर सकते थे, मतलब हजार नंबर की संख्या के साथ कर सकते थे।
अब बात करते हैं एमर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ENIAC। तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर वॉज बिल्ट इन द 1940। इसको 1940 में बनाया गया था। इट वॉज एनॉर्मस इन साइज एंड यूज्ड वैक्यूम टूल्स फॉर कंप्यूटेशन। ये बहुत बड़ा था, ठीक, जितना बड़ा फुटबॉल का ग्राउंड होता है ना उतना बड़ा था एक कंप्यूटर। एंड यूज्ड वैक्यूम टूल्स फॉर कंप्यूटेशन, और इसमें क्या किया जाता था? वैक्यूम टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था गणना करने के लिए। द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन द 1950s लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉलर एंड मोर रिलायबल कंप्यूटर्स। तो जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया सन 1950 ईस्वी में, ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक तरह की डिवाइस होती है जिसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉलर एंड मोर रिलायबल कंप्यूटर, तो इससे ज़्यादा छोटे और ज़्यादा अच्छे कंप्यूटर बनना शुरू हो गए। द ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर्स नोन एज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। तो वो कंप्यूटर जिसमें ट्रांजिस्टर लगे होते थे उनको सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कहने जाने लगा, और ये ज़्यादा तेज होते थे और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते थे। इससे पहले वाले जो कंप्यूटर जो बड़ा सा था ना फुटबॉल ग्राउंड का साइज का, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते थे। पॉपुलर इट इन्वेंशन, पहला पॉइंट लिखा है फर्स्ट कंप्यूटर। डिफरेंस इंजन 1821, तो जो पहला कंप्यूटर था उसमें डिफरेंस इंजन 1821 का इस्तेमाल किया गया। चार्ल्स बेबेज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड वर्किंग ऑन द डिफरेंस इंजन विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। तो चार्ल्स बेबेज जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, इन्होंने शुरुआत की थी डिफरेंस इंजन पर काम करने की, जो कि एक सिद्धांत के ऊपर निर्भर था जो कहता फाइनाइट डिफरेंसेस, यानी निश्चित अंतर। इट यूजेस ओनली अरिथमेटिक एडिशन एंड रिमूव द नीड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विच आर मोर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट मैकेनिकली। अब ये सिर्फ अरिथमेटिक एडिशन का इस्तेमाल करते थे और रिमूव कर देते थे, मतलब कि हटा देते थे, जो भी रिमूव द नीड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विच आर मोर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट मैकेनिकली, ठीक। और इनमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसी चीज़ों को वहाँ से रिमूव करे जो कि ज़्यादा कठिन था मैकेनिकली करने के लिए। द प्रोजेक्ट वॉज कमिशनाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट ड्यू टू इट्स हाई प्रोडक्शन कॉस्ट द फंडिंग वॉज स्टॉप्ड इन द मिडिल एंड द मशीन वॉज नेवर कंप्लीटेड। अभी जो प्रोजेक्ट मतलब कि चार्ल्स बेबेज इस चीज़ पर जब काम कर रहे थे तो जो पैसा लगता था ना तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा पैसा लग रहा था तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यानी अंग्रेज़ों की सरकार थी, उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। इसकी वजह से ये मशीन कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई। फिर लिखा है फर्स्ट जनरेशनल पर्पस कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन 1834। चार्ल्स बेबेज conceived a more ambitious machine, the first general purpose programmable computing engine, later called analytical engine। तो चार्ल्स बेबेज ने एक ज़्यादा ही अच्छे तरीके का मशीन बनाया जो कि पहला था जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग इंजन, यानी एक ऐसा इंजन था जो कि प्रोग्राम के रूप में कंप्यूट कर सकते, गणना कर सकता था, जिसको बाद में एनालिटिकल इंजन कहा गया। एनालिटिकल इंजन It has many essential features found in the modern digital computer. The machine was programmable using punched cards. The engine had a store where numbers and intermediate results could be held, and a separate mill where the arithmetic operation were performed. तो इसमें बहुत सारे जो जरूरी फीचर्स थे, जैसे मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स होते हैं उसमें थे, ठीक। इस मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में बहुत सारे जरूरी फीचर थे। जो मशीन था वो प्रोग्रामेबल था, यानी उसमें प्रोग्राम्स में भी वो मतलब हो सकते थे, ठीक, यानी बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते थे जिसमें कि यूज किया जाता था पंच कार्ड का, और जो इंजन था वो भी स्टोर कर सकता था जहाँ पे जो नंबर होते थे और जो इमीडिएट रिजल्ट होते थे उनको सेपरेट रखा जाता था। अ सेपरेट मिल वेयर द अरिथमेटिक ऑपरेशन वर परफॉर्म, ठीक। उसमें एक मिल बनाया गया था, मतलब कि एक तरह का डिवाइस है
जहाँ पर एरिथमेटिक ऑपरेशन किए जाते थे। एरिथमेटिक ऑपरेशन को मैंने बताया कि जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशन में आते हैं। ठीक, इसको बाइनरी ऑपरेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। The engine was also capable to perform direct multiplication and division, parallel processing, microprogramming, iteration, latching, conditional branching, plus shipping. Though Babbage never used these terms, unfortunately, like difference engine, this machine was also not completed. तो जैसे डिफरेंस इंजन था वैसे इस मशीन को भी ये भी मशीन जो है कंप्लीट नहीं हुई थी। ये इंजन जो था वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल था, बहुत ही ज़्यादा योग था। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता था, डायरेक्ट डिवाइड कर सकता था, ठीक, और भी बहुत सारे काम ये कर सकता था। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम 1841। दुनिया का जो पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर थे उनका नाम था एडा लॉरेंस बेगेट, ट्रांसलेटिंग लूकी मैनेब्रास, इटालियन मैथमेटिशियन थी ये। रिकॉर्ड्स ऑन बैबेज एनालिटिकल इंजन इन 1841। शी अंडरस्टूड हाउ टू मेक इट टू डू द थिंग्स कंप्यूटर्स डू एंड शी सजेस्टेड द डाटा इनपुट दैट वुड प्रोग्राम द मशीन टू कैलकुलेट बर्नौली नंबर्स। तो इन्होंने मदद की थी, चार्ल्स बेबेज की ये समझती थी और उन्होंने मदद की थी बर्नौली नंबर्स को कैलकुलेट करने की। जो बर्नौली नंबर है ये आप लोग आगे चलोगे तो पढ़ोगे, क्लास मेरे हिसाब से क्लास 11th में नहीं आएगा। इनका पूरा एक प्रिंसिपल है, बर्नौली प्रमेय कहते हैं यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में बर्नौली प्रिंसिपल। टैबुलेटिंग मशीन 1884। After graduation from Columbia University School of Mines in 1879, Herman Hollerith collaborated with his former professor William Trowbridge, who had received a commission as a special agent for the 1880 census. तो जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए कौन, हरमन हॉलेरिथ, ठीक, तो उनके जो फॉर्मर प्रोफेसर थे यानी कि विलियम ट्रोब्रिज जिनका नाम था, जिनको कि स्पेशल एजेंट के रूप में उनको कमीशन मिला था 1880 सेंसस में। ओवर द नेक्स्ट 10 years हॉलरिथ वर्कड ऑन हिज आइडिया ऑफ अ मशीन पंच एंड काउंट कार्ड्स। लगभग उसके 10 साल बाद तक जो हॉलरिथ थे उन्होंने उस विचार पर काम किया कि एक ऐसी मशीन जो कि पंच और काउंट कार्ड पर काम करती है। ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम ही वॉज ऑक्यूपाइड विद द प्रॉब्लम ऑफ ऑटोमेटिंग द टैबुलेशन वर्क ऑफ द सेंसस। पूरे समय तक वो यही सोचते थे कि कैसे जो सेंसस का काम है, सेंसस मतलब होता है जनगणना यानी लोगों की गिनती करना, ठीक, उसको टैबुलेशन कैसे किया जाए, ऑटोमेटिंग द टैबुलेशन वर्क मतलब कि ऑटो खुद से वो टेबल के रूप में एडजस्ट कैसे हो जाए। बाय 1890 ही हैड डिजाइंड मशीन टू रिकॉर्ड बाय इलेक्ट्रिकली रीडिंग एंड सॉर्टिंग पॉइंट कार्ड्स दैट हैड बीन न्यूमेरिकली एनकोडेड बाय अ परफोरेशन पोजीशन। 1890 तक उन्होंने एक ऐसी मशीन को डिज़ाइन किया जो कि रिकॉर्ड कर सकता था इलेक्ट्रिकली रीडिंग एंड सॉर्टिंग पंच कार्ड, यानी कि वो खुद से पढ़ करके जो पंच कार्ड होते थे उनको सॉर्ट कर सकता था और उनको न्यूमेरिकली एनकोड कर सकता था, यानी उसको कोड के द्वारा उसको अलग अलग कर सकता था बाय अ परफोरेशन पोजीशन। तो कभी भी जब सेंसस का डाटा बनता है ना तो उसमें हम लोग को अलग अलग कैटेगरिया बनानी पड़ती हैं कि मतलब कि अलग अलग आधार पर कि कौन कितना कमाता है, कौन कितना नहीं कमाता है, कितने पुरुष है, कितनी स्त्री है, कितने बच्चे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 20 साल से कम है, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग नए पैदा हुए हैं, कौन लोग कौन कौन से काम करते हैं, किसके परिवार में कितने बच्चे हैं, ये सब चीज़ सेंसस में रिकॉर्ड किया जाता है। अभी जो डाटा रिकॉर्ड किया जाता है तो इसको एक ऑर्गेनाइज मैनर में रखना भी जरूरी है ताकि सरकार अगर कोई योजना बनाती है तो इस डाटा का प्रयोग करती है। अब इंसान अगर ये काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसके लिए कोई ना कोई हम लोग को डिवाइस या कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी। फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर डिफरेंशियल एनालाइजर 1930।
1 year Bush and MIT engineer developed the first modern analog computer। तो जो वैनेवार बुश थे जो कि एक MIT इंजीनियर थे, उन्होंने पहला मॉडर्न एनालॉग कंप्यूटर को डेवलप किया। इट वॉज एन एनालॉग कैलकुलेटर दैट कुड बी यूज टू सॉल्व सब स्पेसिफिक सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, a type of problem common in engineering and physics applications which are often very tedious to solve। तो ये जो उन्होंने एनालॉग कंप्यूटर बनाया था, ये एक तरह का एनालॉग कैलकुलेटर था जिसका इस्तेमाल कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में हम लोग कर सकते थे, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन थे। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी हम लोग को क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक। डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री कुछ टर्म्स होते हैं, उनका उपयोग करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ फॉर्मूले के द्वारा चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। और ये ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि बहुत ही कॉमन होता है इंजीनियरिंग और फिजिक्स में, विच आर ऑफन वेरी टेडियस टू सॉल्व। और इसको सॉल्व करना बहुत ही कठिन होता है, कई लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब जो अच्छे से प्रैक्टिस करता है, जिसको आता है वो सॉल्व कर लेता है। द मशीन प्रोड्यूस्ड अप्रॉक्सीमेट एल्विएट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ये जो मशीन बना था वो अप्रॉक्सीमेट एल्विएट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, ये क्या कर सकता था, लगभग जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था उसी के अनुसार वो आंसर दे देता था। ये जो हम लोग हाथ से करते थे, जो मशीन से करते थे, आंसर लगभग सेम आता था। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो लगभग 5 जनरेशन है, 5 जनरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जैसे जैसे देखो जनरेशन बढ़ता है, तो जनरेशन रखा क्यों गया, मतलब कि पहले कैसे कंप्यूटर बनाए गए, अब उसमें कोई बदलाव कर दिया गया तो वो कंप्यूटर और ज़्यादा अच्छा बन गया, तो वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हो गया। अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में कुछ और चेंज कर दिया गया, वो और ज़्यादा अच्छा हो गया, तो वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हो गया। ऐसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिसाइड होते हैं, ठीक। तो पहले जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था प्रोसेस करने के लिए, यानी कि जो भी हम लोग डालते थे, इनपुट डालते थे, उसको प्रोसेस करेगा तभी हमको आउटपुट देगा। और मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था स्टोरेज करने के लिए। दे आर वेरी लार्ज, ये बहुत बड़े होते थे, एक्सपेंसिव, महंगे भी होते थे, एंड कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इनको चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बिजली की जरूरत होती थी। एग्जाम्पल जैसे इनियाक है और यूनिवैक है, ये दोनों जो हैं क्या होते थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर पीरियड भी याद करना जरूरी है, 1950 to 1960। अब ये जो कंप्यूटर थे, इन्होंने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। अब वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा, जो कि वैक्यूम ट्यूब से छोटे होते थे और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते थे और ज़्यादा तेज भी काम करते थे। मैग्नेटिक कोर मेमोरी वॉज यूज फॉर स्टोरेज, और मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को इकट्ठा करने के लिए। एग्जाम्पल है इसका IBM 1401 और CDC 1604। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे, जो कि 1960 और 1970 में आए। अब इसको हम लोग कर सकते हैं कि इनमें क्या हुआ ना कि IC का उपयोग होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC अलाउड फॉर फर्दर मिनीएचुराइजेशन एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। इसकी वजह से जो कंप्यूटर वो कुछ और ज़्यादा छोटे होने लगे और उनकी जो परफॉर्मेंस वो और अच्छे से बढ़ गई। अब मैग्नेटिक डिस्क और टेप का इस्तेमाल करने लगे हम लोग स्टोरेज के लिए। इसका एग्जांपल है IBM सिस्टम 360 और DEC PDP-11। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर्स फीचर माइक्रो प्रोसेसर विच कंबाइंड द CPU ऑन अ सिंगल चिप। अब इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करने लगे हम लोग, जो कि CPU के साथ कंबाइन हो सकता था और सिंगल चिप में ही काम कर सकता था। तो पहले हो सकता था मतलब बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करना पड़ता था, अब सिंगल चिप से काम कर सकता था। पर्सनल कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशन बिकेम मोर प्रीवेलेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इस टाइम पे क्या हुआ कि जो बड़े बड़े लोग थे वो अपना पर्सनल कंप्यूटर भी रख सकते थे और वर्क स्टेशन पर भी इनका बहुत ज़्यादा यूज होने लगा। एग्जाम्पल्स इंक्लूड IBM PC, एप्पल मैकिन्टॉश एंड सन माइक्रो सिस्टम वर्क स्टेशन। अब इसके एग्जाम्पल कौन सा है, IBM PC है, एप्पल मैकिन्टॉश है और सन माइक्रो सिस्टम वर्क स्टेशन है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1990 में आया था और अभी तक चल रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर रिफर टू अ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दैट आर करेंटली एट द फोर फ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट।
जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत ही ज़्यादा आगे चला गया। दे आर कैरेक्टराइज बाई देयर पोटेंशियल टू यूज एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक्स। अभी इनकी जो मेन विशेषताएं हैं कि इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने लगा और जो पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल होने लगा, मतलब कि एक काम करते करते दूसरे बैकग्राउंड में दूसरा काम भी हम लोग का चलता था। While the term fifth generation has been used historically to describe different periods of computer developed today, it mainly refers to the future possibilities in computing rather than a specific stage in the development of computers। ठीक, तो ये कोई स्पेसिफिक स्टेज नहीं दर्शाता। ये जो जनरेशन शब्द है, जो फिफ्थ जनरेशन है, तो ये बहुत ही मतलब कि क्या है कि जो एडवांस तरीके हैं कंप्यूटर में जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से बताया जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? IBM वॉटसन और गूगल्स अल्फागो। गूगल का जो अल्फागो है और IBM वॉटसन जो है, ये फिफ्थ जनरेशन के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो आपको बस क्या याद करना है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इसमें देखिए टेबल के माध्यम से दिया है कि किसमें कौन सा चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कब वो टाइम पीरियड उसका क्या था, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी थी, प्रोग्रामिंग उसमें कौन कौन सी थी, ठीक, और बहुत सारी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता था, उनके एग्जाम्पल। तो डिफरेंस करने के लिए अगर आए पांचों जनरेशन में अगर ये टेबल बना दोगे तो पूरा कंप्लीट टेबल मिल जाएगा। लेटेस्ट डेवलपमेंट इन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। अब जो हाल ही में जो डेवलपमेंट हुए हैं कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में, उसके बारे में पढ़ते हैं। फोल्डेबल कंप्यूटर्स are a new category of devices that feature flexible displays and can transform from a smartphone size form factor to a larger tablet size screen। जो फोल्डेबल कंप्यूटर होते हैं, यानी कि जिनको हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप, ये फोल्डेबल कंप्यूटर है। अब इसको भी हम लोग मतलब क्या इतना ये फ्लेक्सिबल हो गया है कि इसको हम कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। स्मार्टफोन के साइज का भी हो गया है कि लोग अपने टैबलेट से या फिर स्मार्टफोन में भी कंप्यूटर की सभी सुविधाएं लगभग ले सकते हैं। दे ऑफर द पोर्टेबिलिटी ऑफ अ फोन एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ टैबलेट। तो इसकी वजह से जो फ़ोन है वो और अच्छे बन गए और जो टैबलेट है उसका भी आविष्कार हो। होलोग्राफिक कंप्यूटर्स इनकॉर्पोरेट होलोग्राफिक डिस्प्लेस एंड एग्यूमेटेड रियलिटी technologies to create interactive 3D holographic images and interfaces. They have potential application in gaming, design and education। अब जो होलोग्राफिक कंप्यूटर है ना, वो क्या करते हैं, एक तरह का होलोग्राम क्रिएट करते हैं। जैसे कि तुम्हारे सामने तुम्हारा कोई ये इंसान खड़ा कर देंगे जो कि असली में न हो, तो होलोग्राम जो शब्द है अगर नेट पर सर्च करोगे तो और अच्छे तुमको जानकारी मिल जाएगी। बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि बड़ी सी मतलब कि स्क्रीन आ जाती है, स्क्रीन से ऊपर 3D में कोई बिल्डिंग बन जाती है, आर्किटेक्चर बन जाता है। मूवीज़ में देखा है ना, इसे फिगर में भी दिखा रहा है। तो ये जो दिख रहा है फिगर में वो असली में नहीं है, उसके आर पार हमारा हाथ जा सकता है, वो सिर्फ लाइट की वजह से होलोग्राम बनाया गया है। बायोकम्प्यूटर्स एक्सप्लोर द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स सच एज DNA, एंजाइम्स एंड सेल्स टू परफॉर्म कंप्यूटिंग टास्क। Research in this area focuses on using biological processes for data storage and computers। तो जो बायो कंप्यूटर्स होती हैं वो जो बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं, जैसे DNA है, ठीक, एंजाइम्स है, सेल्स है, इनके रिलेटेड जो टास्क होते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे DNA के में साइज कितना है, DNA का साइज तो बहुत बड़ा होता है। अब हर साइज में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है, ठीक, कौन कौन सा DNA सिमिलर है, इन सब का इस्तेमाल करने के लिए भी, इन सब का प्रयोग करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। सेल है, सेल के अंदर क्या क्या है, ठीक, सेल का डिवीज़न कैसा होता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर्स आर इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। दे यूज स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर टू मिमिक न्यूरल नेटवर्क्स enabling efficient and low power artificial intelligence computations। तो जो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर है वो इंसान के दिमाग जैसा काम करता है, जैसे इंसान का दिमाग काम करता है वैसे ये कंप्यूटर काम करता है।
ये कुछ स्पेशल हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो न्यूरल नेटवर्क है उसको वो मिमिक कर सके मतलब एक तरह कॉपी कर, जैसे हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जैसे काम करते हैं वैसे वो भी काम कर सकें। तो एक तरह का लो पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्यूटेशन यानी उसकी गणना करने का काम करता है। फिर एक है वियरेबल कंप्यूटर्स। Wearable computers are becoming more advanced and integrated into various devices like smartwatches, smart glass, and fitness trackers. They offer functionalities such as health monitoring, notification, and voice command. अब ये वेरेबल कंप्यूटर जो यानी इनको हम लोग पहन सकते हैं, जैसे जो स्मार्ट वॉच होता है आजकल तो कई लोगों के पास है, स्मार्ट ग्लास तो चश्मे के अंदर भी कंप्यूटर आ जाता है। जैसे एक मूवी है, कौन सी है, आयरन मैन करके कोई मूवी है, उसमें क्या है कि एक हीरो रहता है उसके चश्मे में ही कंप्यूटर रहता है। एंड फिटनेस ट्रैकर, ये फिटनेस को भी ट्रैक करता है कि मतलब कि आपने आज कितना दौड़ लगाई, कितना कदम चले, आपकी हार्ट बीट कितनी है, आपकी पल्स सही है कि नहीं है, ये सब कुछ ये मॉनिटर करता है। और ये नोटिफिकेशन भी देता है कि कितने बजे आपको कौन सा काम करना है, अलार्म का भी काम करता है। फिर है क्वांटम कंप्यूटर्स। Quantum computers continue to advance with ongoing research in quantum processors and error correction. जो क्वांटम कंप्यूटर्स है वो एडवांस धीरे धीरे हो जा रहे हैं, ऑनगोइंग रिसर्च इन क्वांटम प्रोसेसेस एंड एरर करेक्शन। तो कहीं भी कोई चीज़ एरर होता है तो उसको करेक्ट करने में, क्वांटम प्रोसेसर बनाने में दे प्रॉमिस टू रिवोल्यूशनाइज कंप्यूटिंग बाय सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एक्सपोनेंटली फास्टर देन क्लासिकल कंप्यूटर। अब जो बहुत ही ज़्यादा कठिन जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो मैथ के हो चाहे किसी भी, तो उसको वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर देते हैं, जो कि क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर पाते। यानी जो बेसिक कंप्यूटर है वो सब नहीं कर पाते, लेकिन ये बहुत ही जल्दी कर देता है। तो क्वांटम कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। बायोमेट्रिक कंप्यूटर्स integrate biometric authentication methods such as fingerprint scanner, facial recognition, and iris scanners to enhance security and user identification. तो ये बायोमेट्रिक कंप्यूटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड का यूज़ करते हैं। मतलब कि अलग अलग इंसान के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, तो उसकी वजह से जो मोबाइल होता है उसमें लोग फिंगरप्रिंट सेंसर लगा देते हैं ताकि वो अपने मोबाइल पहचान पाएँ, अपने मोबाइल खोल पाएँ। फेशियल फेस से भी मोबाइल को लॉक और ओपन किया जा सकता है। एंड इरिस स्कैनर, आई के अंदर इरिस होता है, और कई लोग क्या करते हैं अपने आई को भी स्कैन करके अपना मतलब कोई भी पासवर्ड है उसको खोल सकते हैं। तो इसकी वजह से जो सिक्योरिटी वो ज़्यादा अच्छे से हो गई है, और कंप्यूटर जो है वो पहचान सकता है कि नहीं इस फ़ोन का असली मालिक कौन है। AR VR integrated computers, some computers are designed specifically for augmented reality and virtual reality applications, providing enhanced processing power and graphics capabilities to support immersive experience. अब AR जो होता है वो augmented reality होती है, मतलब तुम्हारे सामने हाथ में तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारे सामने एक होलोग्राम बना दिया जाएगा। मतलब तुम नहीं बैठे, तुम्हारे सामने एक अमिताभ बच्चन का कोई होलोग्राम बना दिया जाए तो तुमको लगेगा कि अमिताभ बच्चन तुम्हारे सामने खड़े हैं, लेकिन वो असल में सामने नहीं है, वो सिर्फ लाइट के द्वारा कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया एक इमेज होगा जो कि 3D इमेज होगा। और VR क्या होता है, हमारे आँखों में एक डिवाइस लगाई जाती है जिसकी वजह से हम लोग क्या होता है सामने रहता कुछ और है, लेकिन जब वो डिवाइस हम लोग लगा लेते हैं आँखों में तो कुछ और ही दिखाई देता है। समझ लो यहाँ पे तुमको पहाड़ का मौसम देखना है तो तुम वो डिवाइस लगा दोगे तो तुमको पूरा हिमालय, वादियाँ, कश्मीर के सब चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक, मतलब एक तरह से जैसे कि बड़ा सा कंप्यूटर है तुम उसको बहुत पास से देख रहे हो, बड़ा सा टीवी है उसको तुम बहुत पास से देख रहे हो, जैसे लगेगा कि नहीं तुम वहीं पर होगी। क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर्स लेवरेज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज टू ऑफलोड प्रोसेसिंग and storage requirements from the device, enabling access to data applications from anywhere with an internet connection. जो क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर होते हैं क्या करते हैं कि अगर आप एक क्लाउड में अपने डाटा को स्टोर कर लेते हैं या फिर उसको मतलब कि कैसे भी उसमें सिक्योर कर लेते हैं, तो भले ही आपके पास वो मोबाइल हो चाहे ना हो, आपको पासवर्ड या वो एड्रेस मालूम है कि आपने कहाँ पर उसको स्टोर किया है, तो आप किसी भी मोबाइल से इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा कहीं भी किसी भी जगह पर उसको दोबारा देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसीलिए लोग अक्सर कई लोग होते हैं कि क्लाउड में अपनी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कुछ लिमिटेशन है और कुछ विशेषताएं भी हैं। जैसे स्पीड एंड इफिशियंसी की बात करें तो कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड प्रोसेस वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन हो, बहुत कठिन कठिन कैलकुलेशन हो, जब बहुत बड़े डाटा को अच्छे से प्रोसेस करना हो यानी उसको ऑर्गेनाइज करना हो तो कुछ ही सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम समय में कंप्यूटर वो काम कर सकता है। एडवांसमेंट इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हैव ग्रेटली इनहैंस्ड द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर। जो हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है, उसमें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने डेवलप कर लिया गया है कि अब इसकी स्पीड और इसकी एफिशिएंसी दोनों बहुत बढ़ गई है। एक्यूरेसी की बात करें मतलब सटीकता, कंप्यूटर्स आर इनक्रेडिबली एक्यूरेट एंड कैन परफॉर्म कैलकुलेशन विद प्रिसीजन। They eliminate the errors that may occur due to human intervention। तो कंप्यूटर सब इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि वो एकदम सही गणना कर लेते हैं, मतलब कहीं कुछ एरर नहीं करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन उसमें वो गलती नहीं करते। और कभी भी अगर इंसान गलत दिखते हैं ना तो वो भी उसको अपने से सही कर लेते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग मतलब मोबाइल में कुछ टाइप करते हो, उसकी स्पेलिंग गलत होती है तो नीचे से उसकी सही स्पेलिंग आने लगती है। आप जब उस पर क्लिक करोगे तो स्पेलिंग अपने आप सही हो जाएगी। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर्स कैन स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। तो बहुत बड़ी अमाउंट का जो डाटा है अगर आप उसको लिख कर रखोगे तो आपके पूरे घर भर जाएगा। लेकिन कंप्यूटर जो है वो चाहे टेक्स्ट मतलब लिखा हुआ चीज़ हो, इमेज हो, कोई चीज़ का फोटो हो, ऑडियो हो, कोई आवाज़ रिकॉर्ड हो, और वीडियो हो, कोई वीडियो आपने बना के रखी हो, उसको वो अपने आसानी से स्टोर कर सकता है। The storage capacity of computers has increased exponentially over the years। तो साल दर साल जो है कंप्यूटर की जो स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है डाटा को इकट्ठा करके रखने की, वो बढ़ती गई। वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क फ्रॉम सिंपल कैलकुलेशन टू कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस। तो आसान सा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वो भी कर सकता है, और जो कॉम्प्लेक्स है कि आपको इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने, वो भी कर सकता है। दे कैन बी प्रोग्राम्ड टू एग्जीक्यूट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड टू यूजर रिक्वायरमेंट। वो अलग अलग तरह के जो है वो काम कर सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं जैसा कि आपको जरूरत हो। वाइल कंप्यूटर्स आर पावरफुल मशीन दे डू हैव लिमिटेशन, लेकिन इनकी भी कुछ लिमिटेशन होती है। ठीक, बहुत ही पावरफुल है लेकिन इसकी भी कुछ क्या होती है, लिमिटेशन होती है। Lack of common sense, computers lack common sense and cannot understand context in the same way humans do। They rely on explicit instructions and cannot interpret ambiguous situation। तो कॉमन सेंस की उनके पास कमी होती है। जैसे इंसान जो है वो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकता है कि नहीं कौन सी चीज़ कैसे हो रही है तो वो कैसे होगी या हमको क्या करना चाहिए, कौन सा निर्णय लेना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर ऐसा काम नहीं कर सकता। Dependence on humans, computers require humans to provide instruction and input data। They are not autonomous and cannot take decision independently। कंप्यूटर जो वो इंसानों के ऊपर डिपेंड करते हैं, जब तक इंसान कोई उसको इंस्ट्रक्शन न दे या कोई डाटा न डाले वो कोई काम नहीं कर सकते। जबकि इंसान जो वो अपने मन से कोई काम कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता, वो इंसानों के ऊपर निर्भर है। Vulnerability to errors, computers can produce incorrect results if there are errors in the input data or the program itself। अगर प्रोग्राम में ही उसको कुछ गलती है, मतलब कि अगर तुम लिख रहे हो 2+2 लेकिन प्रोग्राम में तुमने डाल दिया कि 2+2 का आंसर 5 होगा तो कंप्यूटर 5 ही दिखाएगा, मतलब उसको प्रोग्राम में गलती है। या फिर आपने गलत डाटा डाल दिया तो वो गलत ही रिजल्ट दिखाएगा। सॉफ्टवेयर बग्स एंड हार्डवेयर फेल्यूर्स कैन लीड टू अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। अगर सॉफ्टवेयर कोई बग आ गया है, कोई वायरस है, जिस मोबाइल में वायरस होती है, हार्डवेयर फेल हो गया यानी कि आप लिख कुछ और रहे हो लेकिन टाइप कुछ और हो रहा है, उसके पास कुछ और ही इंस्ट्रक्शन जा रहा है, तो इसकी वजह से भी दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ एरर आएंगे। एथिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशन, कंप्यूटर रेज एथिकल कंसर्न्स सच एज प्राइवेसी इश्यूज एंड द इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन ऑन जॉब्स। They can also contribute to social inequalities if access to technology is limited। तो इसकी वजह से क्या है कि जो समाज है उसमें भी बहुत बुरा असर पड़ा है। अक्सर लोग जो होते हैं कंप्यूटर में अपना सब डाटा स्टोर कर लेते हैं, और जो साइबर क्राइम के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि कंप्यूटर से आपका डाटा चोरी कर लेते हैं,
कंप्यूटर के आने की वजह से क्या हुआ, लोगों की जॉब बहुत खतरे में हो गई। जहाँ पहले सब जो दुकानदार या जो बड़े व्यापारी होते थे वो एक मुंशी को रखते थे कि वो सभी डाटा को कैलकुलेट करेगा, कितने का सामान है, कितने का सामान बिका, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। लेकिन अब वो कंप्यूटर रखते हैं, मतलब उस इंसान की नौकरी चली गई। तो ये समाज के लिए थोड़ा सा खतरा भी है, यानी लोगों की नौकरी ये कम कर दे रहा है। इसके अलावा ये सोशल इनइक्वलिटीज़ को भी बढ़ाता है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो लिमिटेड है, मतलब कि सब लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे भारत में कई लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, और जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है उनके पास कंप्यूटर है, जिनको चलाने आता है उनके पास कंप्यूटर है। तो इसकी वजह से समाज में असमानता पैदा होती है कि कौन अमीर है कौन गरीब है।